रीसेंट कोई रिसर्च है जिसमें अगर आप गम्स में कोई इंजेक्शन लगाएं तो कोई इंजेक्शन लगने के बाद फिर आपके जो दांत नेचुरली है वो उगना शुरू हो जाते हैं। इज दैट ट्रू? जी ये जो रिसेंटली अभी इसके ऊपर कोई अमल नहीं हो रहा, लेकिन ये ज़रूर एक एक्सपेरिमेंट इस पे हो रहा है। लेकिन अगर हम उस एक्सपेरिमेंट की बात करें, ये स्टार्ट होता है एक स्टेम सेल से। एक स्टेम सेल इंजेक्ट किया जाता है सॉकेट के अंदर। सॉकेट वो मतलब कि जैसे दांत निकाला उधर सॉकेट के अंदर वो स्टेम सेल किया और उसको बंद कर दिया जाता है, स्टिच कर दिया जाता है और उससे दांत उगना स्टार्ट होता है। लेकिन इसके पीछे इसको हम अगर आगे तक लेके जाएँ तो इसके अंदर बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आनी है। सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन जो इसके अंदर आनी है वो ये है कि वो रिएक्ट कैसे करेगा मुंह के अंदर। ठीक है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं करता, कोई इस तरह तो नहीं करता, कोई और इशू तो नहीं करता। सेकेंडली उसके अंदर जो सबसे बड़ा इशू आएगा वो ये आएगा कि वो कितनी देर में बाहर आता है। ठीक है, क्योंकि अगर का ज़्यादा देर हो गई, टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा हो गया, तो इर्द गिर्द वाली बोन भी हमारी रिसीड कर जाती है। जब वो बोन रिसीड होगी तो दांत ने उग के कहाँ आना है, कहाँ लगना है, क्योंकि दांत तो हमारा बोन पीडियल फाइबर्स और बोन के साथ लगा होता है। दूसरी कॉम्प्लिकेशन उसमें ये आएगी। तीसरी कॉम्प्लिकेशन उसमें ये आएगी कि उसका हम शेड कैसे बनाएंगे। शेड मतलब क्या, फॉर एग्जांपल हमारे जो दांत है वो है A1 शेड के, फॉर एग्जांपल A1 शेड या A2 शेड, ये दांतों के कलर की मैं बात कर रहा हूँ। कलर, अब हमने जो स्टेम सेल लगाया है, अब हमें क्या पता वो कौन से शेड से उगेगा। सर मगर वो तो आप क्राउनिंग करके वो ये कैपिंग करके ये सारी चीज़ों से तो शेड, और वैसे भी स्केलिंग्स जो आप लोग करते हैं उसमें कलर शेड आप लोग चेंज भी कर देते हैं। अगर किसी को वाइट चाहिए तो वो पॉलिशिंग से भी जो है ना आप लोग लेज़र लाइट से भी कर देते हैं। हाँ, तो वो तो हो ही जाता है। तो चलो, मगर ये पता चला है कि एटलीस्ट एक और नई चीज़ जो है वो मुतारिफ होने लगी है। लेकिन इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बातें हैं, कोई इसको कर रहा है कोई नहीं कर रहा। जी ठीक है, जितनी भी सेलिब्रिटीज़ थी इन्होंने अभी, क्योंकि इस चीज़ को ट्रेंड में लेकर आई हैं। अगर आप देखें तो हॉलीवुड की जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं उनकी जितनी भी स्माइल लाइन है उन्होंने अपनी हॉलीवुड स्माइल करवाई हुई है। फिर ये जो इंडियन एक्ट्रेसेस हैं उन्होंने भी हॉलीवुड स्माइल करवाई हुई है। पाकिस्तान में बहुत सी सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने हॉलीवुड स्माइल करवाई हुई है। तो अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे, ये कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है और कितनी ज़रूरी है? क्या ये सिर्फ टीवी पे काम करने वाले जो शोबिस पे करते हैं, सोशल मीडिया पे होते हैं या कैमरे के सामने होते हैं, उनको ज़रूरी है या एनीबडी कैन जस्ट फॉलो दिस? एंड जी ये बहुत अच्छी आपने सवाल किया। ट्रेंड बन गया, एवरीबडी इज फॉलोइंग दिस, नहीं? जी देखें, मैं हमेशा पेशेंट से ये कहता हूँ, हमारे यहाँ मोस्टली इन पाकिस्तान दांतों को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता जब तक उसके अंदर कोई मसला ना आए। और मैं पेशेंट से हमेशा ये कहता हूँ कि आप हर चीज़ का अपना ख्याल रखते हैं, लेकिन जो चीज़ आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके ज़रिए आपका खाना वगैरह आपने चबाना है और सब कुछ अंदर जाना है, खाना आप खाएंगे, सब कुछ करेंगे, इम्यूनिटी तेज़ होगी और डिफरेंट आपका सारा सिनेरियो खाने से ही होता है, फूड से होता है, इंटेक से होता है। स्किन को फ्रेश रखना है तो सब कुछ मुंह के ज़रिए जाना है। अगर आपकी वही चीज़ ही ख़राब है तो आप समझ लें कि आपका फ़र्स्ट स्टेप तो ख़राब है। अब आपका अगले स्टेप्स में क्या होना है वो अलग चीज़ है। अब आपके मुंह में फॉर एग्ज़ाम्पल दांत वगैरह ख़राब हुई हुई हैं और ख़राब की वजह से उसके ऊपर बैक्टीरियाज़ हैं, डिफरेंट बैक्टीरियाज़ हैं, आप वही चीज़ इंजेस्ट कर रहे हैं। तो ये अभी न्यू आर्टिकल्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स में ये आता है कि हमारे मुंह के अंदर एक बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस नाम का। वो जब हम खाने के ज़रिए या थूक निकलते हैं या पानी पीते हैं तो वो आपके अंदर इंजेस्ट होता है, वो अंदर जाके आपके दिल पे सबसे ज़्यादा अटैक करता है। इसलिए नॉर्मली जो डॉक्टर्स होते हैं, जो अच्छे फिजिशियन हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं, तो पाकिस्तान में भी इस चीज़ का बहुत शो हो रहा है, तो वो डेंटल क्लियरेंस के लिए पहले भेजते हैं कि आप डेंटल क्लियरेंस करवा के बाद में हम आपके दिल का कोई ट्रीटमेंट करेंगे। बाकी जो एस्थेटिकली की जहाँ तक आप बात है वो आपकी बिल्कुल सही है। आजकल लोगों के अंदर ये ट्रेंड आ गया और लोग इसको बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आपका अगर हम देखें आपकी जो फेस है ना, फेस का लुक वो मोस्टली आपके दांतों से ही बनता है। ईडेंचुलस पेशेंट मतलब जिनके अंदर कोई दांत नहीं होते, जैसे जो बूढ़े होते हैं उनके अंदर कोई दांत है, तो उसके अंदर आपने देखा होगा उनकी चीक्स अंदर चली जाती हैं। उनकी चीक, क्योंकि दांत नहीं होते, आपके जो चीक्स होते हैं उनको दांत की सपोर्ट चाहिए होती है, तो वो दांत चीक्स आपके अंदर चले जाते हैं। तो इसलिए आजकल, ये पहले नहीं था लेकिन आजकल लोग खुद पहले सर्च करके आते हैं, फिर वो डॉक्टर को बताते हैं कि हमने ये किया, फिर डॉक्टर उनको उनके साइड इफ़ेक्ट्स बताता है कि उसके ये साइड इफ़ेक्ट है। अगर आपने जितनी अच्छी चीज़ लगानी है फिर उसकी मेंटेनेंस भी आपने उतनी अच्छी करनी है। अब ये नहीं है कि आपने दांत लगा लिए और उसके बाद में मेंटेन ही नहीं की। सर एक बचकाना सवाल है, ये जो ब्रशिंग करते हैं ये एक सही तरीका बता दें, क्योंकि आप वो बत्तीसी लेकर आए हुए हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि 32 दांतों वाली बत्तीसी पे एग्जैक्ट बता दें। एक तो ब्रश जो है हैज़ टू बी मीडियम और मोर सॉफ्ट।
लाइक व्हाट? देखें, सबसे जो हमारे यहाँ पे एक डायलेमा है ना, मैं आपसे ये शो में पहले ही बताया था कि मेरे पास भी कई पेशेंट आते हैं और वो यही पूछते हैं कि हम कौन सा ब्रश यूज़ करें। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके पास सॉफ्ट या अल्ट्रा सॉफ्ट के अलावा कोई दूसरा ब्रश नहीं होना चाहिए। उसके पीछे जो मैं आपको बता दूं कि क्यों सॉफ्ट अल्ट्रा सॉफ्ट के अलावा नहीं होना चाहिए, मीडियम और हार्ड ब्रश, फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर ये आप करेंगे आपकी इनेमल रिमूव होगी, आपके दांतों के ऊपर कैविटीज़ बनेगी, जो आपके सामने वाले जैसे दांत है उसकी जो ऊपर वाली जगह है जो आपके मसूड़ों के पास है उस पर भी आपकी कैविटी बन जाती है, जिसको क्लास 5 या जिंजाइवल कैविटी हम कहते हैं। उसका फिर आगे कोई फिलिंग वगैरह से कोई परमानेंट इलाज नहीं होता। कुछ लोगों के जो मसूड़ों में गम्स में खून निकलता है तो वो भी इसी वजह से ब्रश, हार्ड ब्रशिंग की वजह से या कैलकुलस या टाटर की वजह से वो उनका खून निकलता है। कुछ लोग बहुत हार्ड ब्रशिंग करते हैं और ब्रशिंग वजह से ब्लड लॉस बहुत हो जाता है। हाँ जी, होता है, क्यों नहीं होता। अच्छा, अब जहाँ तक टेक्निक की बात है, सबसे पहले तो हमने अपना ब्रश की सिलेक्शन करनी है। मैं किसी ब्रांड को, मेरा पेशेंट आता है कोई ब्रांड बता दे, मैं किसी ब्रांड को नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि जो भी ब्रश या ब्रांड यूज़ कर रहे हो उसमें अल्ट्रा सॉफ्ट देखें, अल्ट्रा सॉफ्ट नहीं होता तो सॉफ्ट देखें, ठीक है। और फिर उसको दूसरा तरीका ये है कि हमने ब्रश को अपने दांतों के पास लेके आना है। अब लोग क्या करते हैं, लोग दबाते हैं और इस तरह ब्रशिंग करते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है। हमने जब अपने ब्रश को अपने दांतों के पास लेके आना है तो जब हमें फील हो कि पहला ब्रिसल टच हो गया दांतों को, वहाँ पे रुक जाना है हमने, ठीक है, वहाँ पे रुक जाना है। और फिर हमने जैसे हमारा जायवा ऊपर की तरफ है, ऊपर वाले दांतों से छीलने स्टार्ट कर लेते हैं, तो हाफ हमारा ब्रिसल जिंजाइवा पे और हाफ हमारा जो ब्रिसल है वो दांतों पे हो, और थोड़ा सा हमने उसको 45 डिग्री पे अबव कर देना, ताकि जो जिंजाइवा के अंदर जो पॉकेट्स हैं उसके अंदर भी जो चीज़ें, जो फूड पार्टिकल्स उसके अंदर ही बेडेड है वो भी निकल जाए। इस तरह करके फिर हमने इसको सर्कुलर मोशन में प्यार से करना है और बहुत प्यार से ब्रशिंग करनी है। हमने कोई जोर नहीं लगाना, मतलब जो गम्स हैं उनके ऊपर भी करना है, उनके ऊपर भी, गम्स के दरमियान हाफ गम्स और हाफ टीथ, ठीक है, इस पे रख के और थोड़ा सा गम्स की तरफ टिल्ट करके हमने इस तरह ब्रशिंग करनी है, ठीक है, इसी तरह करनी है। और ब्रशिंग में हमने ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, हमने 1 से 2 मिनट्स हमने लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। इसी तरह साइडों पे भी होगी, दूसरी साइड पे भी होगी, फिर हम नीचे चले जाएंगे। अब नीचे में जो जिंजाइवा है वो नीचे की तरफ है, तो हमने जो अपना ब्रश है उसकी टिल्टिंग नीचे की तरफ थोड़ी सी कर देनी है और फिर इसको हमने सर्कुलर मोशन पे लेके जाना है। फिर इसको हम एक टेक्निक कहते हैं मॉडिफाई बेस टेक्निक। अब जहाँ तक बात आती है कि बच्चे कैसे ब्रश करें, तो वो डिफरेंट एक टेक्निक आती है, वो हम उसमें मॉडिफाई बेस नहीं, उसमें फोन्स टेक्निक यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है कि एक तो बच्चों का ब्रश होता है, छोटा इन साइज़ होता है, और फिर हमने क्या करना है कि पहला ब्रिसल टच हो गया और फिर यहाँ से दोनों जॉस की साथ करनी है, दोनों जो आपके मैक्सिलरी ऊपर वाले दांत और नीचे मैंडिबुलर नीचे वाले दांत, उन दोनों को हमने साथ साथ ब्रश करना है।